मैं एक जैविक असामान्यता के साथ पैदा हुआ था। मेरे सीने के अंदर दो दिल धड़कते थे। यही एकमात्र वजह थी कि मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर थोड़ी बहुत भी ममता दिखाई। मेरा बड़ा भाई जो टिंगजेन जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था और मेरे माता पिता ने मुझे इस दुनिया में सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मैं एक जीवित बीमा पॉलिसी बन सकूं, एक बैकअप जिससे उसकी जिंदगी चलती रहे। बाद में मेरी मुलाकात लिनजिन से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। वही थी जिसने मुझे मेरे परिवार की चाहत के अंधेरे से बाहर निकाला। मुझे सच में लगा था कि वो मेरे माता पिता से अलग होगी, लेकिन जब मेरे भाई की हालत और बिगड़ने लगी तो वो इस बात को लेकर जुनूनी हो गई कि मैं उसे अपना एक दिल दान कर दूं। उसे ये नहीं पता था कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिल बचा था। मेरा दूसरा दिल पहले ही उसके अंदर था। ये तो बस एक दिल है, तुम इतने स्वार्थी क्यों बन रहे हो? लिनजिन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम पैदा ही अपने भाई को जिंदा रखने के लिए हुए थे? लेकिन मैं भी जीना चाहता हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। दिल के बिना मैं मर जाऊंगा। लिनजिन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर वो बोली, तुम्हारे पास दो दिल हैं, अगर तुम एक दे भी दोगे तो तुम्हारे पास एक तो रहेगा, तुम जिंदा रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अलग है, इस दिल के बिना उसके पास कोई मौका नहीं है। मेरी जद्दोजहद को नजरअंदाज करते हुए उसने मुझे प्री ऑप रूम की तरफ धकेल दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है, मैंने बेबसी से समझाने की कोशिश की। क्या तुमने मेडिकल रिपोर्ट के नतीजे नहीं देखे? लिनजिन ने सुनने से इनकार कर दिया। कौन जाने तुमने दान से बचने के लिए क्या क्या किया हो। तुमने शायद टेक्नीशियनों को रिश्वत देकर रिपोर्ट बदलवाई होंगी। उसे पूरा यकीन था कि मैंने स्टाफ को पैसे देकर अपने रिकॉर्ड बदलवाए हैं। नहीं लिनजिन, बचपन में मेरी सर्जरी हुई थी, मैं पहले ही एक दिल दे चुका हूं। बस जो हुआ झांग, उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। ये सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने की बात है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा दिल तुम्हारे अंदर है। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो मुड़ी और सीधे मेरे भाई के प्रिपरेशन रूम में चली गई। कमरे में मौजूद बाकी डॉक्टर मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। ऐसे समय पर इस तरह की बातें करना कितना घटिया है। उनमें से एक बुदबुदाया, तुम्हारा भाई मौत के दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहां अपनी भाभी पर सस्ती लाइनें मार रहे हो। दूसरे ने कहा, सिर्फ हमारे परिवारों को पता था कि लिनजिन और मैं शादीशुदा हैं। उसके सहकर्मियों को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरे भाई के अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ी हर बात लिनजिन ने खुद संभाली थी। डिपार्टमेंट में हर कोई यही समझता था कि जो टिंगजिन उसका पति है। लिनजिन ने कभी उन्हें ठीक करने की जरूरत ही नहीं समझी। सही कहा, अपने भाई को बचाने की कोशिश करने के बजाय ये अपनी भाभी को फंसाने में लगा है। एक नर्स ने फुसफुसाया, ऐसे आदमी में दिल होना ही बेकार है। उनकी बातें सुनकर मैंने सच्चाई चिल्लाकर बताने की कोशिश की। असल में मैं ही। लिनजिन प्रेप रूम से बाहर आई और फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। आज तुम वो दिल दान करोगे। तुम्हारा भाई पहले ही ऑपरेशन थिएटर में है, अब तुम्हारी बारी है। उसने कागजों का एक पुलिंदा निकाला। मैं पहले ही सहमति पत्र पर साइन कर चुकी हूं। टेबल पर लेट जाओ। ऑपरेशन रूम के अंदर मैंने जो टिंगजिन को देखा। वो कमजोर और नाजुक लग रहा था, जिसे देखकर हर किसी को उस पर तरस आ रहा था। चिंता मत करो, एक डॉक्टर ने उससे कहा। तुम्हारी पत्नी डॉक्टर लिन ये सुनिश्चित करेंगी कि तुम लंबी और स्वस्थ जिंदगी जियो। जो टिंगजिन में इस बात को नहीं सुधारा। उसने बस एक कमजोर बीमार सी मुस्कान दी। ये सब मेरी गलती है। मुझे बुरा लगता है कि मेरे लिए मेरे भाई को इतना कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन जो नज़र उसने मेरी तरफ डाली उसमें साफ उकसावा था। बाकी डॉक्टरों के लिए वो एक संत था और मैं एक राक्षस। उसे दिलासा देने के बाद लिनजिन ने मेरी जोरदार छटपटाहट को नज़रअंदाज किया और मुझे ज़बरदस्ती सर्जिकल टेबल पर लिटा दिया। उसने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को तुरंत बेहोशी की दवा देने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में मेरी दुनिया अंधेरी हो गई और मेरी जद्दोजहद खत्म हो गई। लिनजिन ने मेरे गाल पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम बच जाओ। उसके मेंटर ने सालों पहले एक सफल ड्यूअल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और उसे भरोसा था कि वो भी वैसा ही कर सकती है। जैसे ही तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, पूरा परिवार आखिरकार तुम्हें स्वीकार कर लेगा और मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। सर्जरी पूरी तरह सटीक तरीके से आगे बढ़ी। काफी समय बाद लिनजिन ने मेरे शरीर से सफलतापूर्वक एक दिल निकाल लिया। बिना उसे ध्यान से देखे वो उसे लेकर तुरंत जो टिंगजिन के ऑपरेशन रूम में चली गई। मुझे ऑपरेशन टेबल पर अकेला छोड़ दिया गया। मेरा सीना खुला हुआ और खाली था। हार्ट मॉनिटर की लगातार तेज आवाज ने आखिरकार वहां मौजूद डॉक्टर को चौंका दिया। ये मर कैसे गया? क्या उसने नहीं कहा था कि इसके पास दो दिल हैं? एक डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर लिन शायद मजाक कर रही होंगी, तुमने सच में मान लिया? दूसरे ने जवाब दिया। अच्छा हुआ मर गया,
वैसे भी ये अजीब आदमी था। डॉक्टर लिन के पति को बचाने से मना कर रहा था और फिर उन्हीं पर लाइन मार रहा था। अब क्या करें? ये मर चुका है। बस इंतजार करो कि कोई आकर लाश को ले जाए। अगर कोई नहीं आया तो मॉर्ग संभाल लेगा। इतना कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गए। लिन जिन पूरी तरह ज़ो टिंगजिन की सर्जरी पर ध्यान लगाए हुए थी। हालांकि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन ये उसका पहली बार ट्रांसप्लांट करना था। घंटों बाद ऑपरेशन सफल रहा। वो स्ट्रेचर के साथ उसे उसके वार्ड तक लेकर गई और उसके पास तब तक रही जब तक उसे सही से लिटा नहीं दिया गया। तभी उसे मेरी याद आई। जब वो ऑपरेशन थिएटर का हाल देखने के लिए बाहर हॉल में आई तो उसकी मुलाकात एक सहकर्मी से हुई। मेरा पति कहाँ है? सहकर्मी ने थोड़ा सोचा। क्या वो पहले ही अपने कमरे में वापस नहीं चला गया? चिंता मत करो, नर्सें उसका ध्यान रख लेंगी। लिनजिन इस गलतफहमी को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि वे मेरी ही बात कर रहे हैं और उसे राहत मिली। डिपार्टमेंट में अपनी हैसियत को देखते हुए उसे लगा कि नर्सें मेरा का ठीक से ध्यान रखेंगी। वो अपने ऑफिस में वापस जाकर अपना काम पूरा करने लगी। एक दिन बाद ज़ो टिंगजन को होश आया। लिनजिन वहीं उसके पास मौजूद थी। टिंगजन, तुम आखिरकार जाग गए। उसने उसे देखा और राहत के आंसू बहाने लगा। लिनजिन ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक है, सर्जरी सफल रही है। अब तुम्हारा दिल तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। ज़ो टिंगजन ने अपना सीना पकड़ा। सालों से उसे परेशान कर रही बीमारी के खत्म हो जाने का एहसास उसे अंदर तक हिला गया। लिनजिन उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत रहने और अपनी भावनाओं को काबू में रखने को कहने लगी। पास से गुजरती एक नर्स ये दृश्य देखकर मुस्कुरा दी। डॉक्टर लिन, आप अपने पति का कितना अच्छा ख्याल रखती हैं। लिनजिन एकदम ठिठक गई। उसे याद आया कि मेरा किसी दूसरे वार्ड में होना चाहिए और वो सफाई देने ही वाली थी। ओ, आप गलत समझ रही हैं, ये मेरे। उसी वक्त ज़ो टिंगजन ने अपना सीना पकड़ा और दर्द से कराह उठा, उसकी बात काटते हुए। लिनजिन तुरंत उसका ध्यान रखने लगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़्यादा उत्तेजित मत हो, तुम्हें ठीक होने के लिए आराम की ज़रूरत है। उसकी नाजुक हालत देखकर उसे मीरा की याद फिर आई। उसे एहसास हुआ कि उसने सर्जरी के बाद से मीरा को नहीं देखा है। टिंगजिन, तुम थोड़ी देर आराम करो, मुझे हुजांग को देखने जाना है। वो उठने लगी, लेकिन ज़ो टिंगजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने ये सर्जरी माँ बाप को बताए बिना करवाई है। ये मेरे ठीक होने का सबसे अहम समय है। अगर मैं अकेला रहा तो मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। उसका पीला चेहरा देखकर लिनजिन का दिल पिघल गया। उसने खुद को समझाया कि अस्पताल का स्टाफ उसकी इज्जत की वजह से मीरा का ध्यान जरूर रख रहा होगा। ठीक है, मैं कुछ और दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। ज़ो टिंगजिन ने उसे वापस बैठते देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर मॉर्ग में कर्मचारी मेरी लाश को देखकर परेशान हो रहे थे। 2 दिन हो गए, कोई इसे लेने नहीं आया। अब क्या करें? घूरना बंद करो और काम खत्म करो ताकि हम घर जा सकें, दूसरे ने कहा। दोनों ने मिलकर बेरुखी से मेरे शरीर को एक बैग में डाल दिया। इसकी हालत देखो, इस तरह मरने वाला शायद अच्छा इंसान नहीं था। अच्छा हो या बुरा, जलने के बाद सब एक जैसे ही दिखते हैं। सही कहा, फिर भी अफसोस है, ये बहुत जवान था। 2 और दिन बीत गए। जब ज़ो टिंगजिन की हालत स्थिर हो गई, तब जाकर लिनजिन मुझे ढूंढने आई। वो मेरे वार्ड में गई, लेकिन बिस्तर खाली था। एक नर्स चादर बदल रही थी। इस बिस्तर वाला मरीज कहाँ है? नर्स ने ऊपर देखा। ओह, डॉक्टर लिन, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। लिनजिन को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मैं नाटक कर रहा हूं और सर्जरी के तुरंत बाद अस्पताल छोड़कर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने फ़ोन निकाला और मेरा नंबर मिलाया, लेकिन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं जाकर मरना है तो वापस मेरे पास मत आना, उसने बुदबुदाया। वो गुस्से में ज़ो टिंगजिन के कमरे में वापस चली गई। उसने तुरंत उसके गुस्से को नोटिस कर लिया। क्या ह्यूजांग नाराज है? क्या वो तुम्हें माफ करने से इनकार कर रहा है? ये सब मेरी गलती है। मैं अभी उससे बात करने जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई गलतफहमी हो। वो उठने का नाटक करने लगा और लिनजिन ने तुरंत उसे रोक लिया। उसकी चिंता मत करो, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा और हमारे माता पिता ये खुशखबरी सुनेंगे तो भी बहुत खुश होंगे। जहां तक ह्यूजांग की बात है, वो ठीक है। वो खुद ही डिस्चार्ज लेकर चला गया है। उसे याद आया कि सर्जरी से पहले मैंने उससे कितनी गुहार लगाई थी और उसके मन में हल्की सी बेचैनी उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने ही भाई के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो सकता हूं। ज़ो टिंगजिन हमेशा मेरी चिंता करते देखकर उसका ये विश्वास और मजबूत हो गया कि मैं ही घटिया भाई हूं। उसने फैसला किया कि मुझे खुद ही शांत होने का समय देगी। डॉक्टर्स लाउंज में उसके सहकर्मी हंस बोल रहे थे। जैसे ही लिनजिन अंदर आई, कमरा एकदम शांत हो गया। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? उसने माहौल में तनाव महसूस करते हुए पूछा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला।
आखिरकार एक सहकर्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और क्या, हम बस ये बात कर रहे थे कि तुम अपने पति के लिए कितनी समर्पित हो। लिनजिन को याद आया कि कैसे मुझे जबरदस्ती अपना दिल दान करना पड़ा था। उसने खुद को समझाया कि मेरी नाफरमानी के बावजूद मैं उससे सच में प्यार करता हूं, तभी मैंने ये सब सहा। उसने मेरे गायब हो जाने को माफ करने का फैसला किया। हालांकि उसे अभी भी इस बात पर गुस्सा था कि मैं उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। क्या तुम्हारा पति खराब मूड में है? सहकर्मी ने पूछा। लिनजिन चुप रही। उसकी अभी बड़ी सर्जरी हुई है, चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। लिनजिन का चेहरा नरम पड़ गया। उसे याद आया कि मुझे हमारे अपार्टमेंट के पास वाली बेकरी की मिठाइयाँ कितनी पसंद थीं। उसने काम के बाद घर जाने का फैसला किया। वो मिठाइयों का डिब्बा लेकर हमारे अपार्टमेंट में दाखिल हुई। हनी, मैं तुम्हारे पसंद की मिठाई लाई हूँ। सन्नाटा। जैसे ही उसने डिब्बा नीचे रखा, उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक कागज़ पर गई। वो एक तलाक का एग्रीमेंट था जो मैंने 1 हफ्ते पहले तैयार किया था। उसी वक्त जब मुझे पता चला था कि वो मुझे ज़बरदस्ती सर्जरी के लिए मजबूर करने वाली है। लिनजिन अविश्वास से उन कागज़ों को घूरती रह गई। क्या वो सच में सीरियस है? सिर्फ एक बिल के लिए? वो सच में मुझे तलाक देना चाहता है? गुस्से में उसने मिठाइयों का डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। अगर तुम्हें ये घर नहीं चाहिए तो फिर कभी वापस मत आना। तभी उसका फ़ोन बजा। वो मेरे पिता का कॉल था। जिन, हुजांग कहाँ है? मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पिता का मेरे बारे में पूछना बहुत ही दुर्लभ था। आमतौर पर उनका हर ख्याल सिर्फ जो टिंगजिन के लिए होता था। लिनजिन समझ गईं कि सिर्फ मेरे माता पिता ही मुझे सामने आने पर मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि टिंगजिन की हालत अब ठीक हो रही थी, उसने उन्हें सर्जरी के बारे में बताने का फैसला किया। उस रात मेरे माता पिता जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जो टिंगजिन को पीखा, तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। कुछ देर बाद मेरी माँ ने इधर उधर देखा। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो इसी डिपार्टमेंट में है और अभी तक तुमसे मिलने भी नहीं आया। जो टिंगजिन झिझका। वो पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। मेरी माँ ने ताना मारा। डिस्चार्ज? अगर वो कुछ ही दिनों में अस्पताल छोड़कर जा सकता है तो उसकी सेहत तो बहुत अच्छी होगी। ज़रूर कहीं नाटक कर रहा होगा। मेरे पिता ने उसे रोक दिया। जुबान संभाल कर बात करो। टिंगजिन के पास अब दिल तो है, लेकिन कौन जानते हैं आगे कोई दिक्कत हो जाए। अगर ह्यूजांग मर गया तो क्या होगा अगर टिंगजिन को फिर कुछ चाहिए हुआ तो? मेरी माँ ने खुद ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारा। हाँ, सही कहा। अगर उसे मरना ही है तो बेहतर है कि टिंगजिन पूरी तरह ठीक होने के बाद मरे। चिंता मत करो टिंगजिन, मम्मी पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगली सुबह लिनजिन वार्ड में गईं और खुशहाल परिवार को जो टिंगजिन के आसपास इकट्ठा देखा। किसी कारण से ये दृश्यों से चुभ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी मेरे माता पिता को मेरे साथ इतनी गर्मजोशी से पेश आते नहीं देखा। जिन, तुम आ गईं? टिंगजिन की जान बचाने के लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। उन्होंने उस पर आभार की बारिश कर दी, लेकिन मेरा जिक्र तक नहीं किया। जब लिनजिन ने पूछा कि क्या उन्हें मेरी कोई खबर मिली, तो उन्होंने उसे टाल दिया। उसकी चिंता मत करो, अगर वो अस्पताल से बाहर है तो ठीक ही होगा। टिंगजिन पर ध्यान दो। वो हमेशा से कमज़ोर रहा है, जबकि ह्यूजांग तो बैल जितना मजबूत है। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि लिनजिन जो टिंगजिन के साथ रहे, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वे ये बात कभी कह नहीं पाए। अब उन्हें लगा कि अगर मैं तलाक दे दूं तो दोनों आखिरकार साथ हो सकते हैं। तभी एक सहकर्मी अंदर आया। डॉक्टर लिन, आप रोज अपने पति के पास रहकर कितना समर्पण दिखा रही हैं। मेरे माता पिता मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा कि ये रिश्ता अब सबके सामने आ चुका है। जो टिंगजिन शर्मा गया, लेकिन लिनजिन का चेहरा गुस्से से भर गया। किसने कहा कि ये मेरा पति है? सहकर्मी, जो माहौल के बदलाव से अनजान था, हंसते हुए बोला। पूरे डिपार्टमेंट को पता है, अब छिपाने की जरूरत नहीं है। वो हाथ हिलाते हुए बाहर चला गया। मेरे माता पिता ने लिनजिन के हाथ पकड़ लिए। जिन, कोई बात नहीं, जब ह्यूजांग यहाँ नहीं है तो स्टाफ को यही सोचने दो कि टिंगजिन ही तुम्हारा पति है। इससे वो उसका और अच्छा ख्याल रखेंगे। लिनजिन ने जो टिंगजिन के चेहरे पर आई मुस्कान देखी और अपना गुस्सा दबा लिया। वो अपने ऑफिस में लौट गई, लेकिन उस सहकर्मी को ढूंढने से पहले ही उसे पता चला कि उसका मेंटर डॉक्टर ली दे हाई आ चुके हैं। वो जल्दी से चीफ की ऑफिस में पहुंची। जैसे ही उसने उस बूढ़े आदमी को देखा, उसने उसे गले लगा लिया। टीचर, बहुत समय हो गया, आप कैसे हैं? डॉक्टर ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सुना है तुमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है,
लगता है शिष्य ने गुरु को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने उस सर्जरी को याद किया जो उसने लिन जिन पर उसके बचपन में की थी, जिसने उसे इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया था। लिन जिन एकदम जम गई। टीचर, आपके सर्जरी की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ली हैरान हो गए। हार्ट ट्रांसप्लांट की, जो तुम्हारा बचपन में हुआ था। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अचानक एक नर्स भागते हुए अंदर आई। डॉक्टर लिन, जल्दी आइए, बेड 32 वाले मरीज के परिवार में झगड़ा हो रहा है। बेड 32, जो टिंगजन। लिन जिन दौड़कर वार्ड में पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, उसने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना, तुम हिम्मत मत करना इसे नकारने की, मेरे भांजे ने अपना दिल तुम्हारी बेटी को दिया था। लिन जिन तुरंत आगे बढ़ी और दोनों औरतों को अलग करने लगी। वहां उसकी अपनी माँ भी थी, जिसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। दूसरी औरत, मेरी मौसी, ने उंगली उठाकर लिन जिन की तरफ इशारा किया। तुम ही हो, मेरे भांजे ह्यूजांग का दिल तुम्हारे सीने में है। लिन जिन उसे घूरने लगी और मेरे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, मेरा दिल तुम्हारे अंदर है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे माता पिता ने कमरे में आते हुए पूछा। जैसे ही उन्होंने मेरी मौसी को देखा, वे सतर्क हो गए। उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और सीधे लिन जिन के पास गए। जिन, तुम ठीक हो? मेरी मौसी हैरान रह गई। रुको, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? इससे पहले कि मेरे माता पिता कुछ जवाब देते, मेरे मामा अंदर आए और मौसी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगे। लिन जिन ने जवाब मांगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। कुछ मिनट बाद मेरी मौसी और मामा वापस आए, लेकिन उनका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वे मुस्कुरा रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। ओह, मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे गलत याद हो गया था। गुस्सा मत होना बेटा। मेरे मामा ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, बहू, इसे माफ़ कर दो, मैं इसकी तरफ से तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगता हूँ। लिन जिन इस अचानक बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरे पिता बोले, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। भले ही जिन अब परिवार का हिस्सा है, लेकिन हद पार मत करना। मेरी मौसी के चेहरे पर यह सुनकर अजीब सा भाव आ गया। बिस्तर पर लेटा जो टिंगजिन पीला और घबराया हुआ लग रहा था। वो लिन जिन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की कोई याद नहीं थी। उसे लगा था कि डॉक्टर ली बस बूढ़े हो गए हैं और भूलने लगे हैं, लेकिन अब मेरी मौसी ने भी वही बात कही थी। उसने मेरे माता पिता को कुछ उलझे हुए जवाब दिए और अपनी माँ को खींचकर एक प्राइवेट रूम में ले गई। माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उसकी माँ ने नज़रें फेर लीं। मैं क्या छुपाऊंगी, बेवजह शक मत करो। जब उसकी माँ ने कुछ नहीं बताया, तो लिन जिन ने अपने मेंटर को ढूंढने का फैसला किया। उसने मुझे फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिला। वो ऑफिस में डॉक्टर ली को ढूंढने लगी और उसे बताया गया कि वो चीफ के साथ बेड 32 पे राउंड ले रहे हैं। वो फिर से वार्ड की तरफ दौड़ी। तुम बहुत किस्मत वाले हो, एक डॉक्टर जो टिंगजिन से कह रहा था। तुम्हारी पत्नी डॉक्टर लिन ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। हम सब जलते हैं तुमसे। डॉक्टर ली जो टिंगजिन को देख रहे थे, उनके चेहरे पर पहचान का भाव था। तभी लिनजिन अंदर आई। मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, ये मेरे पति का भाई है। कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। डॉक्टर एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। क्या डॉक्टर लिन के पति वही नहीं है जिनका ट्रांसप्लांट बेड 32 पर हुआ था? मेरे पति को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, लिनजिन ने दृढ़ता से कहा। वो बेड 8 पर थे। ये सुनते ही पास खड़े एक डॉक्टर के हाथ से क्लिपबोर्ड गिर गया। चीफ ने उसे घूरा और वो घबराकर उसे उठाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी मेरे माता पिता और मेरी मौसी मामा फिर से अंदर आए। इतने सारे डॉक्टरों को देखकर मेरे पिता आगे बढ़े। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मेरी मौसी भी उनके पीछे पीछे आई। वो अस्पताल मुझे ढूंढने और पैसे मांगने आई थी। वो कई दिनों से हमारे अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रही थी और जब उसे पता चला कि टिंगजन की सर्जरी हो रही है, तो उसने सोचा कि मैं यहीं मिल जाऊंगा। डॉक्टर ली ने मेरी मौसी को देखा। अरे क्या संयोग है, क्या आप उस छोटे लड़के की गार्जियन नहीं है जिसके पास 2 दिल थे? मेरी मौसी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि डॉक्टर ली वही सर्जन थे जो सालों पहले थे। मेरे माता पिता भी जम गए। वो ह्यूजांग को उसका बच्चा क्यों कह रहे हैं? लिनजिन ने डॉक्टर ली का हाथ पकड़ लिया। टीचर, आपका मतलब क्या है? डॉक्टर ली को मेरी माँ और मौसी के बीच हुए उस गुप्त सौदे के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि मैंने अपना एक दिल लिनजिन को दिया था। तुम अपने सर्जरी के बारे में पूछ रही थी ना? इस औरत का छोटा लड़का तुम्हारा डोनर था। नहीं, आप गलत हैं, मेरी मौसी चिल्लाई। मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे माता पिता वहीं जड़ हो गए। जब मैं छोटा था तो वे टिंगजन की बीमारी में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने मुझे सालों तक मेरी मौसी और मामा के पास छोड़ दिया था। इसी वजह से मैं कभी उनके करीब नहीं रहा। माहौल घुटन भरा हो गया था। लिनजिन की माँ अंदर आई,
उम्मीद करते हुए कि वो मेरी मौसी को चुप करा देगी, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर ली को देखा, वो वहीं रुक गई। तुम्हारी माँ आ गई है, डॉक्टर ली ने ऊंची आवाज में कहा। इससे पूछो, इसे सच पता है। कमरे में मौजूद हर किसी की नज़र लिनजिन की माँ पर टिक गई। वो ऐसे दिख रही थी जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर हो। लिनजिन ने उसके चेहरे पर अपराध बोध देखा और सब समझ गई। माँ, क्या ये सच है? लिनजिन की माँ को एहसास हो गया कि राज खुल चुका है। उसने धीरे से सिर हिला दिया। जैसे ही सच सामने आया, मेरी मौसी और मामा भागने लगे, लेकिन लिनजिन ने दरवाज़ा रोक लिया। बिस्तर पर लेटा जो टिंगजन सब देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। उसके सीने में दबाव बढ़ने लगा, सांस लेने में दिक्कत हुई और वो बेहोश हो गया। चीफ ने तुरंत नोटिस किया। इसकी हालत बिगड़ रही है, सब लोग बाहर जाओ। डॉक्टरों ने सबको बाहर हॉल में धकेल दिया। लिनजिन वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें मेरी मौसी और मामा पर टिकी थीं। मेरे माता पिता टूट चुके थे, लेकिन उन्हें जवाब चाहिए थे। अचानक लिनजिन की माँ मेरे माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने सब सच बता दिया। जब लिनजिन छोटी थी और उसे दिल की ज़रूरत थी, तब उसके परिवार ने हर जगह डोनर ढूंढा और उन्हें मैं मिला। उन्होंने मेरी मौसी और मामा को बहुत बड़ी रकम देकर मेरा एक दिल खरीद लिया। उन्हें लगा था कि हमारी जिंदगियां फिर कभी नहीं टकराएंगी। जब लिनजिन बड़ी हुई और अपनी बचपन की बीमारी भूल गई, तो उसकी माँ ने ये राज हमेशा के लिए छुपाने का फैसला कर लिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे। मेरे माता पिता ऐसे खड़े थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे सीने पर सर्जरी का निशान देख पाते। मेरी मौसी और मामा कांप रहे थे। उन्हें पता था कि मेरे पास 2 दिल थे और पैसों के लालच में उन्होंने उनमें से एक दिल बेच दिया था। मेरी मौसी हकलाते हुए बोली, लेकिन जिन और ह्यूजांग अब शादीशुदा है। ये तो एक परी कथा जैसी बात है। 2 दिल एक हो गए हैं, ये हमेशा खुश रह सकते हैं। लिनजिन ने एक टूटी हुई डरावनी हंसी छोड़ी। हमेशा खुश? अब कोई आगे नहीं है। वो झपटकर मेरी मौसी और मामा पर टूट पड़ी। उसने मेरे मामा को जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में उसे मारने लगी। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? मेरी मौसी उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लिनजिन ने उसे दीवार से धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर फट गया। मेरी माँ ने धीरे से कहा, अगर यूजांग के पास सिर्फ एक दिल बचा था और उसने वो भी टिंगजिन को दे दिया। मेरे पिता दीवार से टिक कर नीचे बैठ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मामा लिनजिन के वारों के नीचे संघर्ष कर रहा था। उसका दिल तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? उसने किसी तरह एक मुक्का मारा, जिससे लिनजिन पीछे गिर गई। वो जमीन पर पड़ी रोते रोते हंसने लगी। मैं ही हूं, सब मेरी गलती है। उसने मुझे बताया था, इतनी साफ तरीके से बताया था, और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने उसे फिर से तकलीफ दी। वो अपने सीने पर अपने दिल के ऊपर जोर जोर से मारने लगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। उसकी माँ उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, रोते हुए। बेटा, ये किस्मत थी, खुद को दोष मत दो। किस्मत? लिनजिन चिल्लाई। मेरे अंदर उसका एक दिल है और दूसरा मैंने खुद निकाल कर किसी और को दे दिया। मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरी माँ दौड़कर आई। वो कहाँ है? तुमने कहा था कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूजांग कहाँ है? लिनजिन की आंखों में अचानक उम्मीद की एक किरण जगी। हाँ, अगर वो मर गया होता तो उसे डिस्चार्ज कैसे किया जाता? वो जिंदा होगा, वो बस नाराज है, कहीं छुपा हुआ है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो दौड़कर नर्स स्टेशन पर गई और ड्यूटी डॉक्टर को पकड़ लिया। बेड 8 वाला मरीज, क्या उसका डिस्चार्ज प्रोसेस किया गया था? डॉक्टर ने उसे नफरत भरी नज़र से देखा। क्या मतलब? वो जा चुका है, हमने प्रोसेस कर दिया। जा चुका? वो कहाँ गया? डॉक्टर उसे घूरने लगा। डॉक्टर लिन, आपने ही सर्जरी की थी। जैसे ही आपने उसका दिल निकाला, उसकी सांस रुक गई थी। लिनजिन की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने सिर हिलाया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर ने सोचा कि लिनजिन को अपराध बोध हो रहा है, इसलिए उसे सांत्वना देने की कोशिश की। दुखी मत होइए, उसने लगभग आपके पति को मार दिया था। उसे बचाना ही उसका एक अच्छा काम था। शायद अगले जन्म में उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। लिनजिन जमीन पर गिर पड़ी, अपना सिर पकड़कर। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसने मुझे मार दिया था। उसने सचमुच अपने ही हाथों से मेरी जान ले ली थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लाश कहाँ है? डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, शायद अब तक उसका काम हो चुका होगा। लिनजिन दौड़कर मॉर्ग की तरफ गई।
उसे मुझे देखना था, उसे यकीन करना था कि ये सच नहीं है। जब वो वहाँ पहुंची तो अटेंडेंट को समझ ही नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रही है। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, उसने एक औरत को फ़ोन पकड़े हुए देखा। वो मेरा फ़ोन था। उसके कवर में हमारी कॉलेज की फ़ोटो लगी हुई थी। लिनजिन ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो औरत अस्पताल की सफाई कर्मचारी थी। उसने लिनजिन का सफ़ेद कोट देखकर घबराते हुए कहा, मैंने इसे एक मरे हुए आदमी से लिया है। वो कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? उसे कुछ घंटे पहले ही शमशान भेज दिया गया था। कोई उसे लेने नहीं आया तो उन्होंने उसकी राख ले ली। अब वो कहाँ है किसे पता। लिनजिन को लगा जैसे उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो वहीं गिर पड़ी। सफाई कर्मचारी डरकर फ़ोन गिराकर भाग गई। मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस नियमों का पालन कर रही थी, कोई उसे चाहता ही नहीं था। लिनजिन ने फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर मैं उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो ज़मीन पर अपने नाखून घसीटने लगी, जब तक कि उनसे खून नहीं निकल आया। श्वेयांग, मैंने क्या कर दिया? वो चीख पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तो बस चाहती थी कि परिवार तुम्हें स्वीकार करे। मैंने सोचा था कि अगर तुम उसे बचाओगे तो तुम्हें वो प्यार मिल जाएगा जिसकी तुम्हें हमेशा चाह थी। उसे ये नहीं पता था कि जिस दिन मैं उससे मिला था, उसी दिन से मुझे अपने माता पिता के प्यार की परवाह नहीं रही थी। वो ही मेरा एकमात्र परिवार थी। उसे ये भी नहीं पता था कि ऑपरेशन टेबल पर मैंने संघर्ष इसलिए बंद नहीं किया था क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला था वही मुझे वापस उसी में धकेल रही थी। मरने के आखिरी पल तक मैं ये नहीं समझ पाया कि क्यों जो कुछ भी मेरा था वो हमेशा मुझसे छीन लिया गया। पहले मेरे भाई ने, फिर मेरे माता पिता ने और आखिर में मेरी पत्नी ने। लिनजिन वापस जो टिंगजिन के वार्ड में गई। मेरे माता पिता वहीं बैठे थे, सदमे में, और टिंगजिन को नज़रअंदाज कर रहे थे जो अब होश में आ चुका था। टिंगजिन ने लिनजिन के हाथ में मेरा फ़ोन देखा और तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। क्या श्वेयांग अभी भी मुझसे नाराज़ है? क्या इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा? मुझे पता है मैंने उसे दुख पहुंचाया, लेकिन मैं बहुत बीमार था, मैं बस जीना चाहता था। कोई नहीं हिला, किसी ने उसे सांत्वना नहीं दी। लिनजिन ने उसे ठंडी आवाज़ में देखा। क्या तुम सच में इतने बीमार थे कि तुम्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी? टिंगजिन घबरा गया। बिल्कुल, तुमने रिपोर्ट देखी थी, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? लिनजिन ने फ़ोन उठाया। क्या ये तुम हो? उसने मैसेजिंग ऐप खोल दी। उसमें सालों से भेजे गए टिंगजिन के मैसेज भरे हुए थे। तुम सोचते हो मम्मी पापा तुमसे प्यार करते हैं? सपना देखते रहो, तुम बस एक गरीब इंसान हो। तुम सोचते हो कि तुम लिनजिन के लायक हो? मम्मी पापा पहले ही कह चुके हैं, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वो मेरी होगी। मैं लिनजिन से तुम्हें अपना दिल देने पर मजबूर करवा दूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाता। ये मैसेज सालों की मानसिक यातना का सबूत थे। लिनजिन की आंखें लाल हो गईं। क्या ये तुमने भेजे थे? टिंगजिन घबरा गया। नहीं, ये उसने फर्जी बनाए हैं, वो मुझे फंसाना चाहता है, वो कहीं छुपा हुआ है और हम पर हंस रहा है। मेरी माँ उठी, उसके पास गईं और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मुझे उसके लिए मारा? टिंगजिन चिल्लाया। उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो कुछ भी नहीं है, वो एक आवारा कुत्ता है। लिनजिन आगे बढ़ी और उसका गला पकड़ लिया। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती थी? मैं तुम्हारी तरफ इसलिए खिंची थी क्योंकि तुम्हारे अंदर उसका दिल धड़क रहा था, शुओयांग का दिल। अब उसे सब समझ आ गया। उसे हमेशा टिंगजिन की तरफ एक अजीब सा लगाव महसूस होता था। वो प्यार नहीं था, वो मेरे दिल के दो हिस्सों का एक दूसरे को पुकारना था। कमज़ोर टिंगजिन उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिता मेरी माँ को पकड़े हुए रो रहे थे। हमने क्या कर दिया? हमारा परिवार ऐसा कैसे बन गया? लिनजिन की माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे काबू में नहीं थी। टिंगजिन किसी तरह छूट कर बोला, माँ, पापा मुझे बचाओ, ये उसकी गलती है, उसे ढूंढो। वो अभी भी मुझ पर दोष डाल रहा था। लिनजिन ये सह नहीं पाई। वो ये भी सह नहीं पाई कि मेरा दिल इस इंसान के अंदर धड़क रहा है। उसने पास रखी सर्जिकल कैंची उठा ली। किसी के कुछ समझने से पहले उसने उसे टिंगजिन के सीने में घोंप दिया। कमरा चीखों से गूंज उठा। लिनजिन ने पूरी ताकत से उसे और अंदर धकेल दिया। वो खून से भीगती चादरों को देखती रही, उसका चेहरा खाली था। फिर वो पीछे हटते हटते दीवार से टकराई और नीचे बैठ गई। शुओयांग, मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस दे रही हूं, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ अस्पताल के स्टाफ की अफरा तफरी थी। लिनजिन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन टेबल पर जो टिंगजिन था उसकी भी मौत हो गई। मेरे माता पिता ने एक ही दिन में अपने दोनों बेटे खो दिए। उनके बाल रातों रात सफ़ेद हो गए। जब लिनजिन की माँ उसे जेल में मिलने जा रही थी तो उसे मेरे माता पिता की तरफ से एक पार्सल मिला। वे उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए,
लेकिन उन्हें पता था कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। वे अपनी जिंदगी का बाकी समय अपने अपराध बोध में बिताने वाले थे। लिनजिन शीशे के पीछे बैठी थी, जैसे 10 साल बूढ़ी हो गई हो। उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा सामान दिया। लिनजिन की सूनी आंखों में अचानक चमक आ गई। वो एक लव नोट था, रेशम से बना छोटा सा ताबीज। ये कॉलेज के एक फेस्टिवल की यादगार थी। उसके अंदर छिपा हुआ लिनजिन का नाम लिखा था। मैंने उसे पहली बार मिलते ही पहचान लिया था। मुझे पता था कि वही वो लड़की है जिसके अंदर मेरा दिल धड़क रहा है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने बस उससे प्यार किया। लिनजिन को याद आया जब मैंने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा था, अच्छा है कि ये तुम हो, मुझे खुशी है कि ये तुम हो। अब उसे मेरे शब्दों का मतलब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महान डॉक्टर लिनजिन एक टूटे हुए बच्चे की तरह रो रही थी। वो मेज पर सिर पटक रही थी, एक भूत से वापस आने की भीख मांग रही थी। उसकी माँ चुपचाप देख रही थी। उसका अपना दिल भी टूट रहा था। उसे सच पहले से पता था। जब मैं पहली बार उससे मिला था, हम एक दूसरे को पहचान गए थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं लिनजिन को इस ट्रांसप्लांट का सच कभी नहीं बताऊंगा, और मैंने अपना वादा आखिर तक निभाया। उस रात जेल से खबर आई, लिनजिन मर चुकी थी। जांच में इसे आत्महत्या बताया गया। उसने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था। जब उसकी माँ उसके सामान लेने गई तो उसे वो लव नोट मिला। उसके अंदर रखे छोटे से कागज पर उसके नाम के साथ मैंने एक कविता लिखी थी, एक दिल जीतकर कभी अलग ना हो, जब तक हमारे बाल उम्र के साथ सफ़ेद ना हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। उसे जाकर देखो।